तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि समाज के कमज़ोर से कमज़ोर तबकों के बारे में हम सोचें और उसी आधार पे अपनी नीतियां बनाएं। पर पिछले कुछ सालों से जो देखने को मिल रहा है उसमें ख़ास तौर से एक तरफ समाज का बड़ा तबका ये पहले से ज़्यादा इसकी हालत ख़राब होती जा रही है और समाज में कुछ संभ्रांत लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा सुधरती जा रही है। आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा या आप जानते भी होंगे कि आज भारत में जो टॉप ऊपर का 1% लोग हैं वो भारत की 70% संपत्ति को कंट्रोल करते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जहाँ एक तरफ कोविड का मैनेजमेंट सेंटर ने किया और उसका दुष्परिणाम हमें जगह जगह दिख रहा है, उसके दूसरी तरफ केरल की सरकार ने जिस प्रकार के कदम उठाए, उन कदमों से प्रदेश के आम लोगों को बहुत कम से कम तकलीफ़ हुई। ये कहा जा सकता है कि केरल एक रोल मॉडल के रूप में उभरा, जहां पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को इंडस्ट्री के रूप में नहीं लिया जाता, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को लोगों के भलाई के लिए लिया जाता है। तो वहाँ के परिणाम, केरल के परिणाम अलग हैं और पूरे भारत के परिणाम एक अलग प्रकार से हैं, जहाँ कुछ लोग तो ठीक हैं पर बाकी लोगों की बहुत समस्या है। तो ये एक बात हो गई। और दूसरे अगर हम देखें तो या भारत में पिछले 6 साल से ख़ास तौर से और पिछले 3 दशकों से जो यहाँ हम लोकतंत्र का एक मानदंड रखते हैं, लोकतंत्र का मानदंड ये है कि हम ऐसी नीतियाँ अपनाएं जिससे समाज का अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित रहे। पर हमने क्या हालत देखी। अभी कुछ महीनों पहले जब CAA NRC इस कॉम्बिनेशन के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तो उसके बाद दिल्ली में दंगे करवाए गए और उन दंगों में मारे जाने वालों में करीब दो तिहाई लोग, करीब 70% लोग ये अल्पसंख्यक समाज के हैं। अब ये एक तरफ इस प्रकार के दंगे हैं और इसके पहले आपको भी याद होगा उड़ीसा में 1999 में पेस्टर ग्राहम स्टेन्स की निर्मम हत्या की गई केओंझर में। उसी के बाद 2008 में कंधमाल में बहुत ईसाई विरोधी हिंसा हुई। और इसी के साथ हम जो देखते हैं कि ये दो हिंसा एक उदाहरण है जो क्रिश्चियन समाज के खिलाफ में हुई और दूसरी हिंसा जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई वो ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के खिलाफ हुई। और ये हमारे लोकतंत्र को बहुत कमज़ोर करता है। लोकतंत्र की 2-3 परिभाषाएं जो मैं एक नैतिक आधार पर रखना चाहता हूँ। उसका कानूनी अधिकार भी है, उसका कानूनी आधार भी है, अंतर्राष्ट्रीय आधार भी है। लोकतंत्र का पहला आधार है कि इसमें जो गैर बराबरी है सरकार उसको कम करने की कोशिश करे, नंबर 1। नंबर 2, ख़ास तौर से नीतियाँ बनाने के लिए महात्मा गांधी का वो वाक्य जब वहाँ कहते हैं कि सरकारी नीतियाँ बनाने के लिए जो समाज का आखिरी व्यक्ति है उसको सोचकर सामाजिक नीतियाँ, राजनीतिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ बनाना चाहिए। ये उसका दूसरा मानदंड है। तीसरा मानदंड है कि उस समाज में धार्मिक अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित रहते हैं। ये 4-5 मानदंड में देखें तो मुझे लगता है हमारे भारत में जो आज लोकतंत्र है उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं कि गरीबी, भूखमरी, बेकारी, नौजवानों में बेरोज़गारी, किसानों की आत्महत्या ये पहले से बहुत बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हम देखें तो धार्मिक अल्पसंख्यकों की हालत बहुत ख़राब होकर इनको द्वितीय दर्जे सेकंड क्लास सिटीज़न का स्टेटस उसमें इसको फोर्स किया जा रहा है, उसमें उनको ढकेला जा रहा है। तो लोकतंत्र का तो मतलब यही होता है कि हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। तो मैं आपके जजमेंट पर सोचता हूँ कि आप सोचिए कि इन मानदंडों पर हमारा भारतीय लोकतंत्र कैसे उभरता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इसी लोकतंत्र का जो एक
और हाल है वो ये कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सर्वोपरि है। और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आम नागरिकों का एक संविधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ लगातार हमले किए जाते हैं। सरकार की आलोचना करने वालों को देशद्रोही कहा जाता है। दोज हू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट आर कॉल्ड एंटी नेशनल्स। और मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका, अब मीडिया भी अपने आप में एक बड़े विषय की बात है। मीडिया जो लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। क्यों होता है ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? वो इसलिए होता है कि मीडिया के माध्यम से जो शासक हैं उसको सवाल पूछे जाते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस टू द पावर। और ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी दोस्तों इसलिए है कि लोकतंत्र का यही मतलब होता है। एक तरफ तानाशाही होती है, एक तरफ राजाशाही थी, और एक तरफ लोकतंत्र का मतलब होता है कि सरकार जो भी नीतियां बनाए उसमें लोगों के हितों का, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इसका ध्यान रखा जाए। और ये ध्यान कैसे रखते हैं? ये मीडिया के माध्यम से लोगों की आलोचना आती है, सरकार उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को बदलती है, पॉलिसीज़ को ज़्यादा अच्छा करती है, और जो लोकतंत्र का आधार है जिसमें सभी लोगों को बराबरी का अधिकार है, वो अधिकार सामने आना चाहिए। तो हमारे एक तरफ तो लोकतंत्र में आज मीडिया का बहुत बुरा हाल है। एक बड़ा मीडिया, उसको कॉरपोरेट वर्ल्ड कंट्रोल कर रहा है। एक दूसरा मीडिया, उसको कुछ कम्युनल फोर्सेस कंट्रोल कर रही हैं। कुछ सोशल मीडिया, कुछ फेक न्यूज़ मिलाकर एक मीडिया सरकार के बदले विपक्ष से सवाल कर रहा है। सवाल तो एक्चुअली मीडिया का रोल होता है सरकार पर एक नज़र रखना, सरकार की नीतियों की ऑडिटिंग करना, सरकार की आलोचना करना। इसलिए नहीं, इसलिए केवल विरोध के लिए विरोध करने की बात ये नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, इट इज़ फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर। इसका उद्देश्य केवल सरकार की आलोचना न होकर एक अच्छे भविष्य को बनाना, इस प्रकार की ये बात है। तो ये एक चौथा खम्भे की बात मैंने की। बाकी देखिए जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस बहुत मेहनत से खड़े किए गए, उनको एक स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, ताकि वो सरकार के दबाव में न आकर एक खुले तौर पर अपने इसकी बात करें। और जो संविधान की रक्षा के लिए इस प्रकार के ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। इस बात को ख्याल कीजिएगा। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो NIA हो, या दूसरी बड़ी संस्थाएं हों, उनका मुख्य काम है कि वो संविधान की रक्षा के लिए सरकार पर एक नज़र रखें, सरकार के कामों को इवैल्यूएट करते रहें। ये भी उसी का एक भाग है। और फिर एक जो सरकार के साथ ही एक भाग होता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम भी होता है कि वो सरकार का अंधा अनुकरण, ब्लाइंड सपोर्ट न करके संविधान के माफिक अपने जजमेंट दे। तो इन सब चीज़ों में पिछले कुछ सालों में प्रॉब्लम हो रही है, समस्याएं हो रही हैं, कमज़ोरी आ रही हैं। और जो हमारा संविधान में, हमारे लोकतंत्र में जो ताकत 1950 से लेकर 1980-90 तक बढ़ी, वो ताकत कहीं कमज़ोर होती हुई दिख रही है। इसका एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि अभी अभी जैसे अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर, एक अश्वेत के खिलाफ एक क्रूर हिंसा हुई जो गैर कानूनी थी, और पूरा अमेरिका उस पर उबल पड़ा, क्योंकि वहाँ लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हैं, और वो जानती हैं कि सरकार की आलोचना करना उनके काम का एक भाग है। आश्चर्य होगा, मुझे तब आश्चर्य हुआ कि भारत में तो ऐसी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक पुलिस ऑफिसर जो उस शहर का था, उसने प्रेसिडेंट ट्रंप तक को कह दिया कि अगर आपके पास कहने के लिए कुछ सकारात्मक और सही नहीं है तो आप अपना मुंह चुप रखिए। तो खैर, ये आज तीसरी चौथी बात जो लोकतंत्र में होती है वह सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर।
फ्रॉम सेंट्रल स्टेट। एक तो पहले फेडरलिज्म में जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास कुछ पावर हैं, कुछ पावर स्टेट्स के पास है, इनका एक बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात है। और नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो पंचायती राज, उसको मजबूत करने की बात है। ये भी हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो भी चीज़ें लोकतंत्र को मजबूत करती हैं उन सब चीज़ों को एक तरह से कमज़ोर किया जा रहा है। और इसमें कई चीज़ों का रोल जो मैंने सारांश में आपको बता दिया, उसमें मीडिया का रोल, जुडिशरी का रोल, इंस्टीट्यूशंस का रोल, पुलिस का रोल, और खैर जो आज जिस प्रकार की राजनीति देश में चल रही है उसमें एक तरफ मुझे लगता है कॉरपोरेट और कम्युनल, यानी बड़े उद्योगपति और सांप्रदायिक ताकतों का एक गठजोड़ है। इनका एक मिला जुला प्रकार की सत्ता है। और सरकार, जैसे मैंने कहा कि गांधी जी कहते थे कि नीतियाँ बनाने के लिए समाज के आखिरी व्यक्ति को देखकर नीतियाँ बनना चाहिए। आज जो नीतियाँ बन रही हैं वो समाज के कुछ कॉरपोरेट तबके जो हैं उनके हितों को ख्याल में रखकर, उनके इंटरेस्ट को ख्याल में रखकर वो नीतियाँ बनाई जा रही हैं। तो एक तरफ केंद्रीकरण ऑफ पावर हो रहा है, केंद्रीकरण ऑफ पावर, और दूसरी तरफ कॉरपोरेट वर्ल्ड, मीडिया और बाकी सब इंस्टीट्यूशंस में एक कमज़ोरी आ रही है। तो इसके मूल में जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि इसके मूल में है कि हमारे संविधान में जो पूरी बात कही गई है कि देश एक सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी इसमें डेमोक्रेटिक भी रहेगी, सेकुलर भी रहेगा। ये सब चीज़ें जो हमारे संविधान की है उन मूल्यों को अंदर से खोखला, हॉलो, कमज़ोर करने की कोशिश चालू है। और वो भी जैसे हमारा संविधान कहता है इंडिया, वी आर इंडिया, दैट इज़ भारत। तो अब इंडिया शब्द पे भी एक ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है और उसके बदले दूसरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और जो राजनीति की बात वो कर रहे हैं उसमें ख़ास तौर से राष्ट्रवाद को धर्म के नाम से जोड़ा जा रहा है। वैसे आपको बता दूं कि भारत में ये जो धर्म के नाम पे जोड़ा जा रहा है, इसी के कारण भारत में अल्पसंख्यकों का जो हाल है वो पहले से बहुत ख़राब है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, उनकी सामाजिक उपेक्षा, उनकी आर्थिक उपेक्षा, उनको हाशिए में डालना, ये सब इतनी सारी चीज़ें भारतीय लोकतंत्र में आज एक साथ चल रही हैं। इसमें मुख्य कारण ये है कि जो लोग सत्ता में हैं ख़ास तौर से वो संविधान को केवल नाम मात्र के लिए मानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। संविधान में नाम मात्र के लिए मानते हैं और उनके मन में जैसा है एक कल्पना है एक ऐसे राष्ट्र की जो उनके धर्म के आधार पर बना हो। धर्म के आधार पर भी नहीं, धर्म के नाम पर। धर्म के आधार पे तो केवल मानवता का विकास हो सकता है, धर्म के आधार पे तो केवल मानव मूल्यों का विकास हो सकता है। और जो संकीर्णता, नैरोनेस, सेक्टेरियनिज्म आज विकसित हो रहा है वो उसमें केवल धर्म को, रिलीजन को एक आवरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ एक तरफ आइडिया ऑफ इंडिया जब हम बात करते हैं तो आइडिया ऑफ इंडिया भी कोई एक प्रकार की आइडिया ऑफ इंडिया नहीं थी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान दो प्रकार के राष्ट्रवाद का विकास हुआ। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि राजाशाही एक अलग प्रकार की व्यवस्था होती है और राष्ट्रवाद एक अलग प्रकार की प्रणाली है। इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। और तो कई बार हम एक राजाशाही से हिंदू राजाओं से आज को जोड़ लेते हैं, हिंदू मुसलमान राजाओं के नाम पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का एजेंडा में रखते हैं कि जो देश के विकास के लिए, देश के गरीबों के लिए जिसका इतना उपयोग नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि अभी बयान मेरे ख्याल से आज ही आया है कि 3 अगस्त या 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होगा और उसमें प्रधानमंत्री जी को आने की उम्मीद है। अब ये देखिए, एक समाज में जहाँ किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नवयुवकों की बेरोज़गारी बढ़ रही है, ऊपर से कोरोना के संकट ने छोटे व्यापारियों को,
छोटे काम करने वालों को उनकी हालत को पहले से ख़राब कर दिया है। ऐसे समय पर कौन से मुद्दे हमारे लिए ज़रूरी हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जब देश में इतनी बाकी समस्याएं हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा महत्व CAA NRC को देना, ये भी मेरे लिए एक आश्चर्य की बात है। पर आश्चर्य की बात है, उसके साथ साथ एक समझ भी है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो अभी शासन में बढ़ रहे हैं वो एक धर्म के आवरण के राष्ट्रवाद को मानते हैं। मेरी मान्यता है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान दो प्रकार के राष्ट्रवाद का विकास हुआ। एक प्रकार का राष्ट्रवाद वो था जो सबको जोड़ता था, जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, इनसे ऊपर उठकर हमारे इंडियन होने की बात करता था, भारतीय होने की बात करता था, और ये था भारतीय राष्ट्रवाद। और इस भारतीय राष्ट्रवाद के जो मुख्य आधार थे वो 3-4 आधार: स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। और न्याय की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ जस्टिस, डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स बिकम ए पार्ट ऑफ द वर्क। तो खैर, ये जो हम आज देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से एक ऐसे प्रकार के राष्ट्रवाद के कारण हो रहा है जो हमारे भारतीय राष्ट्रवाद के मूल्यों से मेल नहीं खाता। अब यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि भारत में राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ वो यूरोपीय देशों के जैसा नहीं हुआ। भारत में आपको पता होगा, पहले राजा थे, हिंदू राजा, मुसलमान राजा। आज तो हम मान के चलते हैं कि जैसे हिंदू राजा एक तरफ थे, मुसलमान राजा दूसरी तरफ थे। तो पहले मैं थोड़ा राजाशाही की बात कर लूँ कि राजाशाही का जो मुख्य आधार होता है, राजाशाही का मुख्य आधार लगान की शोषण व्यवस्था होती है। लगान जो हम हमारे सामंती समाज में, ज़मींदारी समाज में शोषण का एक हथियार था, जिसके आधार पे किसान ज़मींदार को लगान देता था, ज़मींदार राजा को लगान देता था, राजा महाराजा को लगान देता था। तो ये एक राजाशाही का चित्र था। आज सांप्रदायिक सोच के कारण हम इसको हिंदू और मुस्लिम राजा के द्वंद्व के रूप में देखते हैं। मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, जो मध्ययुगीन काल है वो मुख्य रूप से राजाशाही थी। उसमें अलग अलग राजा थे, पर राजाशाही का आधार धर्म नहीं था। राजाशाही का आधार लगान की व्यवस्था थी। इसके मैं दो चीज़ें बता दूं कि जैसे कई उत्तर भारत में ख़ास तौर से 700 साल तक अलग अलग मुस्लिम राजाओं ने राज्य किया। अलग अलग मुस्लिम राजाओं ने राज्य किया, पर उनका कार्य क्षेत्र एक सरी का नहीं था, उनकी सीमाएं एक सरी की नहीं थी। राजाओं की सीमाएं बदलती रहती थी, संविधान नहीं था, उनके साम्राज्य की आउटलाइन अलग थी। पर मुख्य बात यह है कि इसको मुस्लिम पीरियड कहने का काम अंग्रेज़ों ने किया था। क्या ये मुस्लिम पीरियड था? क्या इसमें सभी राजा मुसलमान थे? क्या पूरा प्रशासन मुसलमानों के हाथ में था? तो यहाँ इसको ज़रा ख्याल कीजिए कि ये मुस्लिम पीरियड कहकर अंग्रेज़ों ने या फूट डालो और राज करो की नीति रखी, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के नाम पे राष्ट्रवाद आया, जिसके परिणाम स्वरूप वो लोग जो सामाजिक परिवर्तन से डर रहे थे, सामाजिक परिवर्तन से जिनको तकलीफ़ हो रहे थे, वो उन्होंने एक अलग प्रकार का राष्ट्रवाद खड़ा किया। तो पहले राजाओं की बात को हम ख़त्म कर लें, क्योंकि राजाओं की बात बार बार हमारे सामने आती रहती है। हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे। तो महात्मा गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमान राजा आपस में सत्ता के लिए लड़ते थे और शासन करते समय दोनों मिलजुल कर भी राज्य करते थे। प्लीज़ नोट, कई मुसलमान राजाओं के प्रशासन में उनके जो बड़े अधिकारी थे वो हिंदू होते थे। दो उदाहरण मैं आपको बता दूं। एक तो आप जानते होंगे, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों में दो बड़े राजा थे। एक का नाम था राजा टोडरमल, दूसरे का नाम था राजा बीरबल। ये अकबर के दरबार में इनका बहुत ऊंचा ओहदा था।
और जो हम औरंगज़ेब को खराब, खतरनाक, खूंखार, हिंदू विरोधी राजा कहते हैं, इस औरंगज़ेब के प्रशासन में भी, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी, क्योंकि राजा अकेले तो पूरा काम देखता नहीं है, उसके एसोसिएट्स रहते हैं, तो राजा के, औरंगज़ेब के प्रशासन में 34% अधिकारी ये हिंदू थे। इनमें दो नाम मुझे याद हैं, एक नाम है राजा जय सिंह और दूसरे राजा जसवंत सिंह। राजा जय सिंह वो राजा थे जो औरंगज़ेब की तरफ से हमारे महाराष्ट्र के राजा शिवाजी से मुठभेड़ करते थे। खैर, अब आज की सांप्रदायिक राजनीति पर इसका प्रतिबिंब है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा विस्तार में बता रहा हूँ और इसलिए आपसे सवाल भी पूछना चाहता हूँ। अगर मुसलमान राजाओं ने कोई बात गलत की तो क्या आज का मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार है? ये एक सवाल है, ठीक है। पर खैर, उन्होंने जो प्रशासन किया वो प्रशासन धर्म के लिए नहीं किया। प्रशासन, राजाओं के प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता का विस्तार और संपत्ति की प्राप्ति। दे रूल फॉर पावर एंड वेल्थ। और उसमें अलायंसेस थे। महात्मा गांधी ने अपने हिंद स्वराज में इस बात को हमारे सामने रखा। और यहाँ हिंदू भी थे, यहाँ तो सभी धर्मों के लोग थे, सभी धर्मों के लोग आपस में लड़ाई करते रहते थे, ये बात गलत है। हाँ, शिया सुन्नी की लड़ाई थी, शैव वैष्णव की लड़ाई थी और किसी कारण से करते होंगे, पर इस लड़ाई का आधार, इस संघर्ष का आधार ये हिंदू मुसलमान नहीं था। इस संघर्ष का आधार कहीं आर्थिक था, कहीं क्षेत्रीय था, कहीं सामाजिक था, तो वो अलग था। पर इसको अंग्रेज़ों ने जो इतिहास लिखाया उसको कहते हैं कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी। अब कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास को राजा के धर्म के चश्मे से देखना। और राजा के धर्म के चश्मे से ये जो देखने की बात इन लोगों ने शुरू की, उसमें औरंगज़ेब और अकबर केवल मुसलमान हो जाते हैं और शिवाजी और राणा प्रताप केवल हिंदू हो जाते हैं। जबकि हम गहराई में जाके देखें तो इन राजाओं में जहाँ एक तरफ सत्ता के लिए संघर्ष था, दूसरी तरफ इनका आपस में मेल जोल भी था। और आज इस राष्ट्रवाद के नाम पे हमारे महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज को, राजस्थान के राणा प्रताप को एक राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सोचिए दोस्तों, क्या राजा राष्ट्रवाद का प्रतीक हो सकता है? राजा तो राजा था जो न लोकशाही को मानता था, जिसके वहाँ नागरिकता की कल्पना नहीं थी। तो राजा आज के लोकतंत्र का प्रतीक नहीं हो सकता, नंबर एक। नंबर दो, अगर हम देखें तो जैसे आजकल तो किताबों से भी बहुत खिलवाड़ हो रहा है। तो अभी पहले राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने आने के बाद अपने करिकुलम में एक परिवर्तन लाया। परिवर्तन ये था कि अभी आपने शायद उड़ीसा के लोग, पता नहीं मुझे, हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में कितना जानते होंगे, पर परिवर्तन ये लाया कि उन्होंने कहा कि हल्दी घाटी में जो लड़ाई हुई थी, हमारी सामान्य जानकारी है कि इसमें अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई। ये लड़ाई मज़हब के लिए नहीं थी, ये लड़ाई पावर के लिए थी। ये लड़ाई, राणा प्रताप जी एक ऊंचा स्टेटस चाहते थे, अकबर उनको छोटा स्टेटस दे रहा था। खैर, लड़ाई हुई। तो भाजपा ने ये किताबों में परिवर्तन लाए, उसमें उन्होंने कर दिया कि हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप जीत गए, अकबर हार गए। अब इसको एक धर्म का रंग दे दिया। ये बहुत ख़तरनाक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर खुद शरीक नहीं हुए। ही डिड नॉट पार्टिसिपेट, ही डिड नॉट कम टू हल्दी घाटी। तो अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अकबर की तरफ से सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था राजा मान सिंह। अब तो अकबर की सेना में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। और राणा प्रताप की सेना में एक बड़े सेनापति थे, उनका नाम था हकीम खान सूर। तो राणा प्रताप की सेना में भी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो आप मन में सोचिए, दोनों तरफ हिंदू हैं, यस। दोनों तरफ मुसलमान हैं, यस। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है क्या? नो। ये धर्म के लिए लड़ाई है क्या? नो। ये लड़ाई सत्ता के लिए है और दो राजाओं के बीच में है।
ये एक उदाहरण है। हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को भी एक हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक करके प्रस्तुत किया जाता है। पर आपको बता दूं कि शिवाजी महाराज अपना राज्य बनाना चाहते थे, जिस पर औरंगज़ेब का कब्ज़ा न रहे, बाहर के किसी बड़े राजा का कब्ज़ा न रहे। तो उन्होंने उनको टैक्स न देना पड़े औरंगज़ेब को, ये उनका एक इंटेंशन था। साथ ही साथ शिवाजी महाराज गरीब किसानों के कंधे से लगान का बोझ भी कम करना चाहते थे। और शिवाजी महाराज के जो साथी थे, उनकी सेना में करीब 12 सेनापति ऐसे थे जो मुसलमान थे। 12 ऑफ हिज जनरल्स वर मुस्लिम्स। उनका जो कैनन डिपार्टमेंट था, तोपखाना विभाग, मुस्लिम। जो नेवल फोर्स थी, मुस्लिम। उसमें हैदर, जो बहुत सारे दौलत खान, सिद्दी संबल, मिस्री, ऐसे बहुत सारे लोग जो थे जो शिवाजी के साथ वफादारी थे। और तो और जब अफजल खान से शिवाजी महाराज की लड़ाई हुई तो शिवाजी के साथ जो बॉडीगार्ड थे, जो जिन्होंने उनको संभाला, उनका नाम था रुस्तमे जमान। और अफजल खान की तरफ से जो व्यक्ति थे, उनका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज सांप्रदायिक राजनीति हिंदू मुसलमान के आधार पे जो करती है, उसकी जड़ में कहीं ये तथाकथित मुस्लिम रूल है। पर मुस्लिम रूल तो था ही नहीं, रूल तो राजाओं का था। सवाल जो है कि राजस्थान के इतिहास से छेड़खानी करना सिर्फ सत्ता प्राप्ति का हथियार था बीजेपी का। निश्चित रूप से बीजेपी का जो पूरा एजेंडा है, उसमें किताबों को ऐसा वो बदलना चाहते हैं कि जिससे हिंदू मुसलमानों में नफ़रत बढ़े और हिंदू राजाओं का गौरव हो, मुसलमान राजाओं की बदनामी हो। ये भाजपा के राजनीतिक एजेंडा का एक भाग है। जो सवाल मैं कभी कभी बीच बीच में देख लिया करूँगा, उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो राजाशाही थी। अब राजाशाही से हम राष्ट्र की तरफ कैसे गए? हाउ डिड वी मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम किंगडम्स टू नेशन स्टेट्स? तो इसमें अंग्रेज़ों का रोल आता है। मैं ये आपके साथ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो सत्ता में हैं वो भारतीय राष्ट्रवाद में नहीं मानते, वो एक धर्म के आवरण वाले राष्ट्रवाद को मानते हैं। और उसी समझने के लिए मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि भारत में अंग्रेज़ लोग आए। अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ सांप्रदायिक राजनीति और धर्मनिरपेक्ष राजनीति दोनों एक साथ आए। तो पहले तो ये समझ लें, अंग्रेज़ यहाँ आए काहे के लिए आए थे? व्यापार के लिए। बाद में उन्होंने क्या किया? यहाँ शासन किया। और बाद में उन्होंने उसी के साथ क्या किया? हमारी संपत्ति को लूटकर इंग्लैंड ले गए। शशि थरूर की किताब जो है द डार्क इरा ऑफ एम्पायर, उसमें इस बात को बहुत डिटेल में बताया गया है कि हमारी कितनी संपत्ति अंग्रेज़ लोग लूट कर ले गए। अब जहाँ तक मुसलमान राजाओं का सवाल है, दो टाइप। एक, कुछ मुसलमान राजा आए, लूट कर ले गए। और ये भी आपको बता दूं, ज़्यादातर राजाओं की सेना अपने क्षेत्र के बाहर जाकर लूटमार करती थी। हमारे महाराष्ट्र की मराठा सेनाएं बंगाल तक आई लूटमार करने के लिए, सूरत तक गई लूटमार करने के लिए, वगैरह वगैरह। केवल तैमूर और महमूद गजनवी ही लुटेरे नहीं थे, राजा की फ़ौजें ये काम करती थी। खैर, तो ये जो मैं कह रहा हूँ, अंग्रेज़ों का शासन थोड़ा अलग था। और ये अंग्रेज़ों के शासन को समझना इसलिए ज़रूरी है कि इससे हम भारतीय राष्ट्रवाद कैसे निकला, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद कैसे निकला, ये हम समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, अंग्रेज़ लोग आए यहाँ व्यापार के आधार पे, फिर शासन किया और उसके बाद उन्होंने हमारी संपत्ति को लूटा। इसी के साथ साथ ये सब करने के लिए और आधुनिक समय के अनुसार उन्होंने 3 नए परिवर्तन लाए। याद रखिएगा, बहुत आसान है ये। पहला परिवर्तन था, सामान को एक शहर से पोर्ट सिटी, बंदरगाह तक ले जाने के लिए उन्होंने शुरुआत की रेलवेज़। तो इसको आप याद रखिए, रेल। दूसरी उन्होंने शुरुआत की ब्रिटिश वाइसरॉय समय के साथ। पहले तो हर कारे घोड़े वाले ले जाते थे पत्र, शायद तो आप जानते होंगे, पहले कबूतर भी पत्र ले जाते थे, पर कबूतर ज़्यादातर प्रेम पत्र ले जाते थे, ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं पता। खैर, तो उन्होंने कहा ये हर कार्य हमारे काम में बहुत स्लो हैं, तो इसके बदले बुलाए टेलीफोन, टेलीग्राफ,
पोस्टल सिस्टम, इसको हम कहेंगे मेल। पहला हो गया रेल, अब हो गया मेल। अब तीसरा जो आया, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। वेरी गुड। इसी के साथ आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ आधुनिक न्याय व्यवस्था, और उसी न्याय व्यवस्था की परिणति होती है जेल। तो मोटे तौर पे इस ग्रुपिंग को मैं जेल के रूप में रखता हूँ ताकि याद रहे। तो क्या 3 परिवर्तन हो गए? रेल, मेल, जेल। अब इसी के साथ समाज में परिवर्तन हुए और 3 नए वर्ग उभर कर आए। अभी तक समाज में किसका वर्चस्व था? राजनीति में किसका वर्चस्व था? राजा का, नवाब का, जमींदार का, जागीरदार का। अब किसका वर्चस्व हो रहा है? अब नए वर्गों का वर्चस्व हो रहा है। और ये 3 वर्ग कौन हैं? पहला वर्ग है व्यापारी उद्योगपति। इन्होंने यहाँ फैक्ट्रियाँ डाली, इनकी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर आए। तो ये दूसरा वर्ग हो गया, मजदूर वर्ग। और तीसरा वर्ग आधुनिक शिक्षित वर्ग। तो ये 3 वर्ग जो आए, इसके आधार पे भारतीय राष्ट्रवाद ऊपर आया। इसका मैं आपको इलेबोरेशन दूंगा, मैं 3 बात क्यों कर रहा हूँ। तो ये 3 वर्ग आए, और पुराने वर्ग जो थे, राजा, नवाब, ज़मींदार, जागीरदार, ये इनकी सत्ता कमज़ोर होने लग गई। तो उभरते वर्गों में से जो इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स और मॉडर्न एजुकेटेड क्लासेस में से 3 प्रतिनिधि संगठन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये 3 प्रतिनिधि, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बनना चालू हो गया। राजाओं के समय में ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते, याद रखिएगा। तो ये आधुनिक समय के हिसाब से कॉलोनियल पीरियड में भी ऑर्गेनाइजेशंस बने। और ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस को याद रखिएगा। एक तो आपके फेसबुक पेज पर भी है, शहीद भगत सिंह। उनके संगठन का नाम तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मैं इनके नाम क्यों गिना रहा हूँ? ये नाम में एक पॉलिटिक्स है, नाम में एक राजनीति है, नाम में एक एजेंडा है। उभरते वर्गों के संगठन के नाम और डूबते वर्गों के संगठन के नाम का एजेंडा मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। और इसमें उभरते वर्गों में जो थे, उभरते वर्गों में जो पहले उनका प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक शहीद भगत सिंह, नौजवान भारत सभा। दूसरा भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक करने वाले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्यों को अपने कार्य में रखा, अपने आंदोलन में रखा, और उनका नाम है भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। और भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संगठन बनाए, आंदोलन किए, अंत में उन्होंने एक पार्टी की रूपरेखा रखी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा वो ग्रुप जिसने देश की आज़ादी का नेतृत्व किया, इसमें मैं एक के बदले 4 लोगों के नाम लूँगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। इस पार्टी का नाम आपको याद होगा, जिसने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया। भले ही वो पार्टी के बारे में आज बहुत आलोचना होती है, पर देश के आज़ादी के आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये 3 नाम जरा याद रखिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। और इन्होंने ही आधुनिक भारत बनाया। एक पार्टी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, भगत सिंह और दूसरे लोगों ने मूल्यों को सामने रखा, डॉक्टर अंबेडकर ने समता के मूल्य के साथ आंदोलन किए। ये उभरते भारत का सपना देखने वाले लोग हैं। और दूसरे लोग, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, जो उनकी सत्ता कम हो रही तो बड़ी चालाकी से वो कहते हैं हमारा धर्म संकट में है। प्लीज़ नोट हियर, धर्म कभी संकट में नहीं होता। जो कहते हैं हमारा धर्म संकट में है, वो अपने स्वार्थ को छुपाने के लिए इस बात को कर रहे हैं। तो उनके धर्म के नाम पर ज़रा देखिए, तो मुस्लिम नवाब क्या कहेगा? इस्लाम खतरे में है। और हिंदू राजा क्या कहेगा? हिंदू धर्म खतरे में है। आज भी बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं था, खतरे में थे उनकी वैल्यूज़, उनकी सत्ता। और इसलिए उन्होंने भी कुछ संगठन बनाए। शुरू में इसमें केवल राजा थे, नवाब थे, ज़मींदार थे, जागीरदार थे। बाद में चलकर कुछ संभ्रांत वर्ग के लोग, कुछ शिक्षित लोग
कुछ अपर कास्ट एलिट इनके साथ जुड़ गए और इसमें 3 संगठनों के नाम मैं लूँगा। पहला संगठन जिसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो खुद नवाब नहीं थे पर उन्होंने इनकी नवाबों की पैरवी की और उनके एजेंडा के लिए काम किया। मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम आपको याद होगा मुस्लिम लीग। दूसरे विनायक दामोदर सावरकर, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर छूट कर आए अंडमान की जेल से और उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, हिंदू महासभा। और तीसरा हिंदू महासभा सावरकर, इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम राष्ट्र की बात रखी। और जो सावरकर ने बात रखी हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की, उसके आधार पे आरएसएस बना हिंदू राष्ट्र के लिए। तो इधर के 3 संगठन देख लीजिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। इधर के 3 संगठन एक बार फिर से देख लीजिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये मुख्य फ़र्क है कि एक लोग जो इधर से आ रहे हैं उभरते वर्गों से, वो उभरते भारत का सपना देखते हैं, वो भारत का भविष्य, भारत को भविष्य में देखते हैं कि भविष्य में चलकर हमको स्वतंत्रता, समानता, बंधुता लाना है। और जो डूबते वर्ग के लोग हैं वो अपने पुराने समय का गुणगान करते हैं। उनके लिए जो स्वर्णिम युग, गोल्डन पीरियड इतिहास में था, पहले बहुत अच्छा था भाई, अभी सब खराब हो रहा है। पहले बहुत अच्छा क्यों था? क्योंकि पहले ऊंच नीच की व्यवस्था थी। पहले क्यों अच्छा था? क्योंकि इन राजाओं का, नवाबों का, ज़मींदारों का, सवर्णों का, एलिट लोगों का पावर बहुत ज़्यादा था, इसलिए पुराने युग को बहुत अच्छा कहते हैं। तो यहाँ मैं 2 उदाहरण दे देता हूँ, एक उभरते वर्गों में से और एक डूबते वर्गों में से। और इन उभरते और डूबते वर्गों में से जो एक एक प्रतिनिधि लेता हूँ। उभरते वर्ग में से मैं लेता हूँ भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर। बाबा साहब आम्बेडकर ने समता के लिए आंदोलन किए। चौदार तालाब का आंदोलन इसलिए किया कि दलितों को सार्वजनिक कुओं पर पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। कालाराम मंदिर का आंदोलन किया कि दलितों को हिंदू माना जाता है तो उनको हिंदू मंदिरों में भी जाने की परमिशन होना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने एक किताब को जलाया। किताब का नाम आपको पता होगा, मनुस्मृति। मनुस्मृति को क्यों जलाया? बाबा साहब के विचार से मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं। उन्होंने कहा ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, ये ऊंच नीच के कानून मंजूर नहीं है, इसलिए इस किताब को जलाया। और वही बाबा साहब जाकर बाद में भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, राइट। और भारतीय संविधान में क्या देता है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता। और इसमें जो समता के मूल्य हैं वो आज ये हमारे लोकतंत्र का, ये तीनों मूल्य हमारे लोकतंत्र का आधार है, ये आधार हैं। अब इधर से डूबते वर्गों के बीच में से मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग रखी। इस पाकिस्तान के मांग के पीछे अंग्रेज़ों का भी हाथ था। और वो इतना बता दूं कि पाकिस्तान का सपोर्ट सभी मुसलमानों ने नहीं किया। जब जिन्ना साहब ने 1940 में लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव कराया तो मुस्लिम लीग में एलीट, जैसे मैंने कहा, उच्च वर्ग के मुसलमान थे, उच्च वर्ग के मुसलमान थे, राजा थे, नवाब थे, वगैरह वगैरह थे। तो इन्होंने जब जिन्ना साहब ने पाकिस्तान की मांग रखी तो उसका विरोध करने के लिए खुदा बख्श नाम के एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर लीडर ने दिल्ली में एक कन्वेंशन का आयोजन किया। और कन्वेंशन का एजेंडा था कि हम मुसलमान, गरीब मुसलमान पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हैं। ये पाकिस्तान की मांग हम गरीब मुसलमानों के लिए आत्महत्या करने के समान है। तो आशा आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान जो बना वो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, इसमें थोड़े से मुसलमान थे पर सभी मुसलमान नहीं थे। तो ये मुस्लिम राष्ट्र को मानते थे। और ये मोहम्मद बिन कासिम जो 8वीं शताब्दी में जिसने सिंध पे आक्रमण किया उसको अपना आदर्श मानते थे। और दूसरी तरफ हिंदू महासभा आरएसएस, ये हिंदू राष्ट्र को मानते थे और ये मानते थे कि हिंदू राष्ट्र यहाँ अनादिकाल से है, अनादिकाल से है और वो एक स्वर्णिम पीरियड था।
उनके अनुसार प्राचीन भारत बहुत बेहतरीन, नो प्रॉब्लम। पर यहाँ मैं दूसरे व्यक्ति का आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ। एक मैंने आपको परिचय कराया, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, संविधान को बनाया। और दूसरे व्यक्ति जो डूबते वर्गों को प्रतिनिधित्व करते हैं, ये ऐसा जैसा डूबता वर्ग के लोग भारत में हैं, ऐसे पाकिस्तान में भी हैं, ऐसे इजिप्ट में भी हैं, ऐसे टर्की में भी हैं, ऐसे अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो पुराने समय के ऊंच नीच के मूल्यों को मानते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण देता हूँ, पर मैं अपने वक्त को सीमित रखते हुए केवल भारत पर अपनी बात रखता हूँ। तो सन 2000 में आरएसएस के एक मुखिया थे जिनका नाम था के सुदर्शन। के सुदर्शन जी ने कहा कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि मानवता के मूल्य, समता के मूल्य, बराबरी के मूल्य, बंधुत्व के मूल्य, ये देशी विदेशी नहीं होते, ये पूरी मानवता के होते हैं। विज्ञान की उपलब्धियां, जो टेक्नोलॉजी का आना है, वो भी देशी विदेशी नहीं होते, ये पूरी मानवता का होता है। पर खैर, आरएसएस के सर संघ चालक ने क्या कहा? आरएसएस के सर संघ चालक ने कहा ये भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। ये मेरी एक चिंता का विषय है। तो मैंने एक तरफ रखा अम्बेडकर, मनुस्मृति जलाओ, भारतीय संविधान लाओ। दूसरी तरफ के सुदर्शन, भारतीय संविधान हटाओ और ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों पे बना हो, जिसका निश्चित अभिप्राय, निश्चित इंडिकेशन, निश्चित इशारा मनुस्मृति की ओर था। तो खैर, अब मैं बाकी बातें को छोड़ देता हूँ। आज भारतीय लोकतंत्र पे जो संकट है वो धर्म के नाम की राजनीति का है। क्योंकि आज़ादी के बाद, पहले मैं एक प्यारी कहानी से अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। और कहानी ऐसी है, आज़ादी के बाद कई लोगों ने मांग उठाई कि सोमनाथ के मंदिर को एक विदेशी, अब देश विदेश कहाँ पहले था क्या भाई, मुझे नहीं मालूम। पहले वीसा पासपोर्ट होता था क्या, मुझे नहीं मालूम, पर नहीं था, ठीक है। एक मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा, इसलिए हमने, सरकार ने वहाँ मंदिर बनाना चाहिए। तो उस समय महात्मा गांधी जिंदा थे। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाना ये सरकार का काम नहीं है। और उनके शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारतीय संविधान के आने के साथ, उसके साथ पहले ही यहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की रूपरेखा रखी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने अपनी नीतियों में एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़, साइंस रिसर्च, सीएसआर, बीएआरसी वगैरह चीज़ों की स्थापना रखी। पब्लिक सेक्टर, उसमें स्टील, फर्टिलाइज़र, ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, इन सब की जिन्होंने कल्पना की, उन्होंने कहा ये यूनिवर्सिटीज़, ये इरिगेशन सिस्टम, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो मंदिर की परिभाषा, ये नेहरू जी के मंदिर, और आज जो मंदिर बनने वाला है अयोध्या में, वो दूसरे प्रकार का मंदिर। किससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये बात मैं आप पे छोड़ देता हूँ। खैर, अब जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो मेरे ख्याल से लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोध में जाके ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो भावनात्मक होते हैं, जो लोगों में बंटवारा करते हैं। जैसे पहले मुद्दा उठाया गया राम मंदिर का, हर इलेक्शन के पहले राम मंदिर का मुद्दा, चुनाव जीतने की बात आती। दूसरा फिर मुद्दा उठाया गया कि गऊ हमारी माता है, और पिछले 6 साल में, 5.5-6 साल में करीब 100 लोगों की लिंचिंग हुई है। ये 100 लोगों में 90 लोग जो हैं वो मुसलमान हैं और 10 लोग दलित हैं। ऊना में दलितों को नंगा करके उन पर बहुत मारपीट हुई। अब गाय के बारे में देखिए, अब मंदिर के बारे में तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी नेपाल के वो जो ओली हैं प्रधानमंत्री या जो भी, उन्होंने ये भी दावा किया है कि भगवान राम का जो अयोध्या है वो तो नेपाल में था। आपको लगे हाथ बता दूं कि रामायण कोई एक नहीं है, रामायण के 300 वर्जन हैं। हम यहाँ एक ही वर्जन को मान के चलते हैं, और दुनिया, साउथ एशिया में, ईस्ट एशिया में रामायण के बहुत वर्जन हैं। उसमें एक नेपाल का वर्जन भी आ गया कि भाई अयोध्या
नेपाल में हैं। अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर उसके आधार पे हमारे समाज में पोलराइजेशन हुआ, दंगे हुए, ध्रुवीकरण हुआ। फिर दूसरा मुद्दा उठाया गया, गौ हमारी माता है, उसके नाम पर लिंचिंग हुई। और गाय को ये कितना महत्व देते हैं मैं नहीं जानता, पर मैं इतना बताता हूँ कि स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाओं में हमें बताते हैं कि वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। वैदिक काल में बीफ खाया जाता था, गाय की बलि दी जाती थी, और भगवान गौतम बुद्ध ने इस प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाया। आज की भाषा में उन्होंने इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया, जिसके बाद अब भारत में जो मुख्य इतिहास का तरीका है, मुख्य इतिहास का तरीका है, वो भी बता दूं कि आज जो प्रचलित है वो है हिंदू वर्सेस मुसलमान। अंबेडकर कहते हैं कि भारत के इतिहास का जो मुख्य अंतर्द्वंद है वो बुद्ध धर्म की समता और ब्राह्मणवाद की ऊंच नीच के बीच का संघर्ष है। मैं तीसरा ही बता दूं कि भारत के इतिहास का मुख्य जो तत्व है वो है गरीब किसान और ज़मींदार के बीच का कॉन्ट्रडिक्शन, अंतर्विरोध, उनके अलग अलग इंटरेस्ट। खैर, इतिहास को देखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैं गाय की बात कर रहा था, गौ माता की बात कर रहा था। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, वैदिक काल में गाय का मांस खाया जाता था, बीफ खाया जाता था, गाय की बलि दी जाती थी, और उसको रोकने के लिए गौतम बुद्ध ने प्रयत्न किए। और उसके बाद से ब्राह्मणवाद ने गाय को अपना प्रतीक बना लिया। और यही बात प्रोफेसर D.N. झा की किताब में भी आती है। और यहाँ मुझे खुद के एक्सपीरियंस से पता चला कि भाई ये गाय का मामला तो केवल राजनीतिक मामला है, इनमें उनको रियल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी केरल में, गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में गाय का मुद्दा नहीं उठाया गया, बाकी भारत में उसके आधार पे पोलराइज किया गया। तो ये गाय का मुद्दा जो उठाया गया, उसके पीछे एक बता दूं, आपके कई दोस्त राजस्थान से भी शायद जुड़े हैं। आपके राजस्थान के हिंगोनिया में भाजपा सरकार के दौरान गौशाला बहुत बड़ी थी, और इस गौशाला में सैकड़ों गायें, हंड्रेड्स ऑफ काउज डाइड बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड गेटिंग ड्राउंड इन मड एंड काउ डंग। यानी सैकड़ों गाय कीचड़ में, गोबर में डूबकर मर गई, मेल न्यूट्रिशन से मर गई। तो ये बात का खुलासा मुझे तब हुआ गाय के बारे में जब मैंने एक किताब को पढ़ा। ये थोड़ा मजाकिया किस्सा है, आप लोग तो उनको जानते होंगे ना। वो अपने जो एक पहले प्रधानमंत्री थे, बड़े पावरफुल, बड़े पॉपुलर थे, लोग कहते थे राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। उनकी छवि भी बहुत अच्छी थी, कविता भी करते थे। तो उनकी मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, हार नहीं मानूंगा विजय त्रिवेदी की किताब है। 200 पेज नंबर 236 पे आया, तो वहाँ पढ़ने को मिला कि एक बार अटल जी अमेरिका गए हुए थे लेक्चर टूर पे। एक लेक्चर के बाद उनको खाना परोसा गया और वो खाने का आनंद ले रहे थे। तो उनके पड़ोसी ने कहा, सर ये क्या खा रहे हैं आप, ये तो बीफ है। अटल जी हंस दिए और बोले, बीफ है तो क्या हो गया, ये कोई इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, लेट्स एंजॉय आवरसेल्फ। खैर, वेरी गुड। अब ये गाय का मुद्दा आया, फिर लव जिहाद का मुद्दा आया, फिर धर्मांतरण का मुद्दा आया, जिसके आधार पे ओडिशा में बहुत बड़ी हिंसा हुई। तो ये जो हिंसा है, एक येल यूनिवर्सिटी की अभी एक स्टडी आई है, वो बताती है कि जैसे जैसे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है, एक सांप्रदायिक पार्टी का पॉलिटिकल पावर बढ़ता है। ये गेस मैं आप पे छोड़ दूंगा कि 1980 के बाद से जब ये भावनात्मक मुद्दे, आइडेंटिटी के मुद्दे उठाए गए, उसके बाद से हिंसा बढ़ी, और उस हिंसा के बढ़ने के बाद एक पार्टी पावर में आई। ये येल यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट रिसर्च है कि हिंसा होती नहीं है, करवाई जाती है। हिंसा क्यों करवाई जा सकती है? क्योंकि पहले समाज में भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शंस, गलत धारणाओं को प्रमोट किया जाता है। वो गलत धारणाओं के आधार पे अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफ़रत पैदा की जाती है, और इस नफ़रत के कारण कुछ लोग हिंसा करवाते हैं, और उनका राजनीतिक पावर, राजनीतिक सत्ता पहले से मजबूत होती है। तो दोस्तों, ये जो भ्रांतियाँ फैलाई गई, उसमें एक दो बातें बता दूं
कि मुसलमान राजाओं ने तलवार की नोक पर धर्मांतरण किया। प्लीज़ बी क्लियर, राजा लोग धर्मांतरण का काम नहीं करते थे। ये एक नियम है। हर एक नियम का एक अपवाद होता है। इसका अपवाद ये है कि भारत के एक राजा थे जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और आप लोग गेस कर सकते हैं वो उड़ीसा बिहार के रीजन के हैं। नेपाल की तराई में उनका जन्म हुआ था। वो उस धर्म को फैलाए जिसकी संस्थापना भगवान गौतम बुद्ध ने की थी। तो उनका, इस राजा का नाम है सम्राट अशोक। दुनिया में सम्राट अशोक को छोड़कर किसी भी राजा ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया। फिर से स्वामी विवेकानंद का सहारा लेता हूँ। स्वामी जी कहते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, एक्सेप्ट किया। तो खैर ये है। फिर मंदिर तोड़े गए। तो औरंगज़ेब की एक ही बात छोटे में बता दूं, उसने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा। उसी के साथ साथ उसने बहुत सारे मंदिरों को दान भी दिया। और वो एक मंदिर का नाम आपको याद रहेगा, अभी वो विकास दुबे पकड़े गए थे ना एमपी में, कौन से शहर में? उज्जैन। कौन से मंदिर के पास? महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर का मंदिर को भी औरंगज़ेब ने दान दिया। आसाम में कामाख्या देवी के मंदिर को भी दान दिया। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के भी मंदिर को दान दिया। इतना थोड़ा सा मुझे याद है। ऐसी सैकड़ों लिस्ट हैं जो डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे की किताब फरमान्स ऑफ किंग औरंगज़ेब में है। उसका हिंदी संस्करण भी राजकमल प्रकाशन ने लाया था। खैर, तो मंदिर तोड़े गए। इसी औरंगज़ेब ने एक बार मस्जिद को भी तोड़वाया गोलकुंडा में। उसे पता चला कि उसको जो लगान नहीं मिल रहा, वो राजा अपनी संपत्ति को गोलकुंडा की मस्जिद के नीचे छुपा के रख रहा है। तो उसने अपनी सेना को भेज के मस्जिद को तोड़वा के संपत्ति लेकर आया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। राजाओं ने, मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा भी सही, दान भी दिया, कई जगह मस्जिदों को भी तोड़ा। तो इसमें एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, उसको कहते हैं सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी। चुनकर इन बातों को लेना और बाकी चीज़ों को छोड़ देना। औरंगज़ेब ने विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, सबको पता है। औरंगज़ेब ने मंदिरों को दान दिया, किसी को नहीं पता। औरंगज़ेब ने मस्जिद को तोड़ा, किसी को नहीं पता। तो ये सेलेक्टिव कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी आज भारत में प्रचलित है, जिसके कारण नफ़रत फैलाई जाती है। फिर ईसाइयों के खिलाफ नफ़रत फैलाई जाती है, ये धर्मांतरण करते हैं। अरे भाई, ईसाई धर्म, भारत का ईसाई समाज अमेरिका के ईसाई समाज से बहुत पुराना है। इतने सालों से ईसाई मिशनरी आ रहे हैं और आज ईसाइयों का परसेंटेज 2.3 के करीब है। कई लोग ईसाई बनते हैं, अपना धर्म डिक्लेयर नहीं करते, फिर भी टोटल बिला मुल्क के भी 4% के ऊपर इनकी संख्या नहीं है। पॉपुलेशन सेंसस में तो इनकी संख्या 2.3% है। तो 1900 साल से ये धर्म यहाँ है और 2.3% या 3% या 4% लोग हैं। उनके मिशंस हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं जो आदिवासियों की सेवा करते हैं। हमारे बच्चे वहाँ जाकर पढ़ते हैं, तब हम कभी सवाल नहीं करते। तो ये गलत धारणाओं के आधार पे नफ़रत, नफ़रत के आधार पे हिंसा, हिंसा के कारण पोलराइजेशन और सांप्रदायिक पार्टीज़ का ज़्यादा पावरफुल होना। तो दोस्तों, मैं अंत में इतनी अपील करना चाहूँगा कि हमको भारतीय लोकतंत्र तो बचाना है। मैं इस बात में मानता हूँ कि समाज की तरक्की असली लोकतंत्र के माध्यम से ही हो सकती है। सोशल मूवमेंट्स working in a free democratic space can change the society. The only thing which can change the society is democratic movements. मजदूरों के आंदोलन, किसानों के आंदोलन, विद्यार्थियों के आंदोलन, ये केवल लोकतांत्रिक समाज में हो सकते हैं और वो लोकतांत्रिक समाज के आधार पर हम एक अच्छा भारत बना सकते हैं।